हमारा वोल्टेज जो होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो हमारा फ्लक्स जो होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, मतलब कि 5p। ठीक है, अगर फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा तो फैराडे ने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ में अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण प्राइमरी साइड में हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ हम लिख रहे हैं, बस फैराडेज फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या इंड्यूस हुआ हमारा ईएमएफ, यानी कि ईपी जो है वो हमारा इंड्यूस हो गया। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे फ्लक्स है वो हमेशा लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होती है उसमें करंट होता है, करंट लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। वैसे ही हमारी मैग्नेटिक सर्किट है, और अगर मैग्नेटिक सर्किट है तो वो लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ करंट ही होता है, यहाँ पे तो फ्लक्स की वैल्यू होती है ना। तो फ्लक्स हमारा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। और फ्लक्स की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, इस पे हमने वाइंडिंग कैसे की हुई है, ऐसे तार कैसे लपेटे हुए हैं, ये ऐसे तार लपेटे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। तो अगर ये कंडक्टर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है कंडक्टर की, तो ये डायरेक्शन जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अगर फ्लक्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये हमारी डायरेक्शन जो दिख रही है आपको, ये किसकी हो गई, फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब हमारा ईएमएफ तो यहाँ पे इंड्यूस हो गया, ये 5p जो है वो 5s के साथ लिंक करेगा, 5p प्लस 5s लिंक किया। जब 5p जो है वो 5s के साथ लिंक किया तो सेकेंडरी साइड में, मतलब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसके सिद्धांत के कारण, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक कॉइल से कोई भी एक कॉइल है, उस कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट बहने को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जब हमारा 5p और 5s लिंक कर रहा है तो हमारे फ्लक्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कट करेंगे, और फ्लक्स का नेचर कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो यहाँ पे भी हमारी ईएमएफ जो होगी वो इंड्यूस्ड हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, ES, यानी सेकेंडरी साइड का ईएमएफ। अब इस सेकेंडरी साइड के ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण सेकेंडरी में हमारी करंट फ्लो होने लगेगी, मतलब करंट फ्लो इन सेकेंडरी वाइंडिंग, करंट फ्लो इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू लोड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ड्यू टू लोड, अगर लोड नहीं रहेगा इसका मतलब कि हमारा अगर यहाँ से ओपन रहेगी सर्किट तो कभी भी करंट इधर के पोर्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो नहीं होगी। अगर यहाँ पे लोड लगा रहेगा तभी हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगेगी। ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ अगर हमें फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी होती है तो वो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। हमारा यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, हम एसी सोर्स दे रहे हैं, एसी है मतलब अल्टरनेटिंग नेचर का है, जिसके कारण फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और फैराडे कहते हैं कि कोई भी अगर एक बंद परिपथ है उसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो इसको हम ईपी कहें। अब यहाँ से हम फ्लक्स जो होता है, जो फाई पी निकला, वो हमेशा लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो किया, लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो किया। और राइट हैंड रूल से हमने देखा कि हमारी वाइंडिंग जो थी वो इस तरह, वाइंडिंग जो थी वो ऐसे हुई थी, तो ऊपर हमारा जो थंब है ये जो है वो कंडक्टिव फ्लक्स की डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब ये जो फाई पी है वो फाई एस के साथ लिंक करेगा और एक दूसरे को कट करेगा। लिंक करने के कारण इसका फ्लक्स जो था वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का हो गया। अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण फिर वही फैराडे लॉ ने कहा था कि अगर बंद परिपथ है तो वहाँ पे अगर फ्लक्स बदल रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अच्छा, ये और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका एक रीजन और भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब किसी भी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में धारा प्रवाहित होने को ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स के लिंक करने के कारण फ्लक्स कट हुआ, जिससे यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसको हम ईएस कहें, और इस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण यहाँ सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होने लगी, लोड जब लगा रहेगा तो, क्योंकि परिपथ हमेशा बंद होना चाहिए, सर्किट हमेशा क्लोज होनी चाहिए, पर हमारी जो थी वो करंट फ्लो होने लगी। ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमेशा मतलब क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि बताइए ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ एसी पे काम क्यों करता है। ये एक मतलब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपसे कोई जनरली भी पूछ सकता है कि बताइए ट्रांसफार्मर बस एसी पे कार्य क्यों करता है। अच्छा, एक चीज और, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो हमेशा केवीए में ली जाती है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में, केडब्ल्यू, एचपी, किस में। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में ली जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी बाय, मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पे क्यों वर्क करता है। सबसे पहले आप इधर देखिए, एसी कैसा होता है, हमारा साइनसोइडल वेव होता है, ये हमारा साइनसोइडल वेव है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसी की। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी का वेव फॉर्म कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के साथ नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं चेंज होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डीसी है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट ही है। तो अब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, उसको हम लगभग बहुत कम आप मान सकते हैं, ठीक है। जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, प्रैक्टिकली हमेशा लिया जाता है। तो हम कहते हैं कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होने के कारण डीसी सर्किट की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो उस कंडीशन में एक्सेल क्या हो जाएगा, जीरो। आपको पता है डीसी सर्किट में एक्सेल जीरो होता है। एक्सेल इज इक्वल टू होता क्या है, 2 πfl। एल क्या है हमारा इंडक्टेंस और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। एक्सेल